आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोहर का परमाणु मॉडल। देखिए, जो बोहर का परमाणु मॉडल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को इस मॉडल को बहुत ही अच्छे वे में समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बोहर का मॉडल होता है वो किस पे बेस्ड था, यानी जो बोहर का मॉडल है वो किस पर आधारित था। तो देखिए, बोहर का जो मॉडल था वो क्वांटम सिद्धांत व भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित था। तो बोहर का मॉडल किसके ऊपर आधारित था, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो बोहर का मॉडल आधारित था क्वांटम सिद्धांत पे, क्वांटम सिद्धांत पे व भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत पे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए, क्वांटम सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया है, और जो चिरसम्मत सिद्धांत है वो भी एनर्जी से रिलेटेड ही थ्योरी थी। तो देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि जो ये बोहर का सिद्धांत है, ये जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो कौन से एलिमेंट या कौन सी स्पीसीज पे ही लागू होता है। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखना, जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर ही लागू होती है। यानी हम सेकंड पॉइंट ये लिख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर लागू। ये किस पे लागू होती है? एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर ही लागू होती है। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाए, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस पे ये लागू होगी, लिथियम प्लस 2 पे ये लागू होगी, या हाइड्रोजन पे ये लागू होगी। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होगी उन्हीं पे लागू होगी। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, बट एक प्लस लगा दिया मतलब एक निकाल दिया। लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, बट 2 प्लस है मतलब 2 निकाल दिया, बचा कितना? 1। तो ये सारी की सारी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बोहर का मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर ही लागू होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो बोहर का मॉडल है, जो बोहर का मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति को बताता है। क्या ध्यान रखना है? बोहर का मॉडल कौन सी प्रकृति को बताता है? तो बोहर का मॉडल इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को बताता है। बोहर का मॉडल किसको बताएगा? इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को बताता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जब बोहर ने अपना ये मॉडल दिया, बोहर ने जब अपना मॉडल दिया तब बोहर ने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करे? तो वो था, एक था कूलाम्बिक बल। कौन सा था फॉर्मूला? कूलाम्बिक बल। कूलाम्बिक बल, देखिए ये फिजिक्स में यूज होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला है कि कैसे फोर्स लगता है। फिर देखिए, एक फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का। किसका फॉर्मूला होता है? कोणीय संवेग का, जो फॉर्मूला है mvr। क्या है? mvr। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि केमिस्ट्री के लिए कौन सा फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है? कोणीय संवेग mvr। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी सेल में रहता है, तो कैसे न्यूक्लियस से अटैच रहता है, न्यूक्लियस कैसे इसको पकड़ के रखता है। तो देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी गति करेगा, तब देखिए गति करते हुए एक बल लगाएगा जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, और एक होता है अभिकेंद्रीय बल। दोनों बल जब बराबर होते हैं तभी वो संतुलन में होता है। यानी अगर आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई साइकिल मोड़ पे मुड़ती है या जब कोई
बाइक मोड़ पे मुड़ती है तो वहाँ पे फोर्स लगता है, जिस वजह से बैलेंस होता है। वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों ही वर्क करते हैं, जिस वजह से वो बाइक इस प्रकार मुड़ जाती है। अगर वो दोनों बल बराबर काम नहीं करे, मान लीजिए अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाए, अपकेंद्रीय बल ज़्यादा हो जाए, तो वो जो बाइक वाला है वो दूसरी साइड जाके गिर जाएगा। यानी कभी भी चक्कर लगाने की बात हो तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का संतुलन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए बोहर ने अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल को भी यहाँ पे यूज करा था। देखिए अब जानते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। तो हमारे पास दो वर्ड आ गए, एक तो अपकेंद्रीय बल और एक वर्ड आ गया अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल देखिए क्या होता है, अप यानी बाहर की साइड, अभी यानी अंदर की साइड। समझ में आ गया, अंदर की साइड, और अप यानी बाहर की साइड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो एक बाहर की तरफ बल लगेगा, जिसे हमने क्या बोल दिया, अपकेंद्रीय बल। ये कौन सा हो गया, फोर्स कौन सा है, ये अपकेंद्रीय है जो बाहर की तरफ लग रहा है। फिर देखिए इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ पकड़ रखा है, तो ये जो अंदर की तरफ जो बल लगाएगा वो कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये होता है अभिकेंद्रीय और ये होता है अपकेंद्रीय। जैसे हमने दो फॉर्मूले लिखे यहाँ पे, एक तो कूलाम्बिक बल का फॉर्मूला लिखा और दूसरा कोणीय संवेग का फॉर्मूला लिखा, वैसे ही अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है, अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है, mv²/r। क्या फॉर्मूला है, mv²/r। तो देखिए जो तीनों फॉर्मूले हैं, देखिए आप लोग, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला फॉर्मूला क्या है, कूलाम्बिक बल का है, K(Q1Q2)/r²। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। फिर देखिए हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, जो है कोणीय संवेग का। कौन सा फॉर्मूला है, कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या हो गया, mvr। क्या हो गया, mvr। फिर जो तीसरा फॉर्मूला हो गया वो किसका फॉर्मूला हो गया, अपकेंद्रीय बल का। और अपकेंद्रीय बल का क्या फॉर्मूला हो गया, mv²/r। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये वाला और ये वाला दोनों ही फॉर्मूले क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाती है जनरल बोहर के परमाणु मॉडल की बात, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन गति कब कर पाता है, जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल संतुलन की स्थिति में हो। अगर संतुलन नहीं होगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर गिर जाएगा। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इन दोनों बलों के संतुलन की बात करी जाती है। ये जो बात थी हमें बोहर ने बताई। किसने बताई, बोहर ने। और बोहर ने कौन कौन से फॉर्मूले यूज करे वो भी हमने देख लिया। यानी बोहर पूरा का पूरा किसके ऊपर निर्भर था, ये जो बल काम करते हैं इनके ऊपर निर्भर था। यानी वो भौतिकी के चिर सम्मत सिद्धांत तथा क्वांटम सिद्धांत दोनों को मिला जुला के वर्क कर रहे थे, जिस वजह से बोहर ने बहुत अच्छा मॉडल दिया था। हम केमिस्ट्री में सबसे अच्छा मॉडल बोहर के मॉडल को ही मानते हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं कि बोहर ने और कौन कौन सी अवधारणाएं दी, बोहर ने कौन कौन सी हमें बातें बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी पूरे परमाणु के बारे में, या किसी कोश के बारे में। तो हम चलते हैं बोहर की अवधारणाओं की तरफ। देखिए अब हमारा टॉपिक है बोहर की अवधारणाएं। तो बोहर की मुख्य अवधारणाएं आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। देखिए बोहर की अवधारणाएं क्या क्या थी। बोहर ने टोटल 6 अवधारणाएं दी थी। अब देखिए 6 अवधारणाओं में से हमें पहली अवधारणा देखनी है। बोहर ने क्या बोला था कि ये क्या है, कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या है, नाभिक है। तो बोहर ने क्या बोला कि परमाणु के मध्य में नाभिक स्थित होता है। तो पहली लाइन किसकी हो गई, नाभिक की। ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, प्रथम अवधारणा की।
ये हम देख रहे हैं प्रथम अवधारणा। जो मुख्य अवधारणाएं थी वो टोटल 6 थी। मुख्य अवधारणाएं कितनी थी? 6 थी, जिनमें से जो प्रथम अवधारणा है उसमें पहला पॉइंट क्या था? नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के मध्य में होता है। यानी बोहर ने नाभिक को फिक्स बता दिया कि नाभिक जो है परमाणु के मध्य में होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। बोहर ने क्या बताया कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बोहर ने क्या बता दिया कि नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। फिर देखिए बोहर ने सेकंड बात क्या बताई। बोहर ने बोला कि जो नाभिक होता है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो जो सेकंड बात थी वो क्या थी? नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है पूरे परमाणु की तुलना में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें तो हमें पहले से पता थी। देखिए बोहर का जो मॉडल है वो सारे लगभग आधी डिस्कवरी के बाद ही आया था। यानी परमाणु की जो आधी डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड वगैरह ने कर ली थी, उसके बाद बोहर का मॉडल आया। अब बोहर ने क्या क्या लिए थे? क्वांटम सिद्धांत इंक्लूड कर लिया। बोहर ने जितने भी पहले जो डिस्कवरी हो चुकी है उन सबको शामिल कर दिया। यानी रदरफोर्ड की बात को भी शामिल कर दिया, थॉमसन की अच्छी बातों को शामिल कर दिया, क्वांटम की अच्छी बातों को शामिल कर लिया। यानी जो भी एक परमाणु से संबंधित अच्छी बातें थी उन सबको शामिल कर लिया और शामिल करके क्या दे दी? अवधारणाएं दे दी। और अवधारणाएं 6 दे दी। यानी पूरा का पूरा जो हम बोल देते हैं सार, इतने जो साइंटिस्ट ने वर्क किया उन सब का सार बोहर के परमाणु मॉडल में मिल जाता है। तो पहली अवधारणाएं क्या थी? कि नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। दूसरी क्या थी? कि नाभिक का आकार होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो देखिए दूसरी जो अवधारणा थी वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड थी। पहली अवधारणा में ओनली न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करी। अब है द्वितीय अवधारणा। क्या है? द्वितीय अवधारणा। अब देखिए द्वितीय अवधारणा में बोहर ने क्या बोला कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। क्या करते हैं? चक्रण करते हैं। और बोहर ने क्या बोला? ये जो इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं वो इस प्रकार चक्रण करते हैं मानो जैसे पृथ्वी के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा हो। क्या बोला इन्होंने? कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार चक्रण करते हैं मानो पृथ्वी के चारों तरफ कोई ग्रह चक्कर लगा रहा हो। तो ये बात किसने बोल दी? बोहर ने बोल दी। फिर बोहर ने क्या बोला? कि ये जब चक्रण करते हैं तो यहाँ पे ये जो नाभिक है वो इन इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखता है और साथ ही ये जो चक्रण करते हैं यानी यहाँ पे अपकेंद्रीय बल भी लगता है। यानी इन्हें बांध के भी रखना है और इन्हें चक्कर भी करवाना है। तो इस प्रकार यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल की भी बात करी गई। तो हमने अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल को अभी अभी सीखा था कि क्या होता है। तो देखिए द्वितीय अवधारणा में अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल दोनों की बात कर ली गई। फिर देखिए जो तृतीय अवधारणा होती है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है तृतीय अवधारणा। तृतीय अवधारणा देखिए तृतीय अवधारणा क्या है बोहर की? बोहर ने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है ये तभी चक्रण कर पाएगा जब इसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्व गुणज होगा। क्या होगा? पूर्व गुणज। यानी ये इलेक्ट्रॉन तभी गति कर पाएगा। क्या बोला इन्होंने? ये नाभिक है और ये क्या है? कोश है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तभी गति कर पाएगा जब इसका कोणीय संवेग क्या? जब इसका कोणीय संवेग क्या हो? h/2π का पूर्व गुणज हो। क्या हो?
h/2 का पूर्व गुणज हो। अब देखिए हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था कोणीय संवेग का। जब हमने बोहर के मॉड्यूल की स्टार्टिंग की थी 3 फॉर्मूले लिखे थे, कूलम्बिक बल का भी लिखा था, अपकेंद्रीय बल का भी लिखा था, कोणीय संवेग का भी लिखा था। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, mvr। तो बोहर ने क्या बोला, ये जो mvr है वो h/2 का पूर्व गुणज होना चाहिए। अब पूर्व गुणज का मतलब यहाँ पे कोई n वैल्यू है, क्या है, n वैल्यू है। अब इस n का जो नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तृतीय अवधारणा में क्या बोला गया। तृतीय अवधारणा में ये फॉर्मूला दिया गया और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना mvr मतलब कोणीय संवेग, यानी ये जो गति कर रहा है इस गति को बताता है कि किस प्रकार यहाँ पे गति हो रही है। और ये जो h है वो आप जानते हैं प्लांक नियतांक है, पीछे हम बात करके आ चुके हैं प्लांक नियतांक की। फिर ये जो n है, n यहाँ पे सेल नंबरिंग है, यानी कोस का नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। r यहाँ पे त्रिज्या है, v यहाँ पे वेग है और m यहाँ पे मास है। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, mvr बराबर nh/2 को देख लिया। तो ये क्या थी, बोहर की तृतीय अवधारणा थी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ अवधारणा की। डी ऑप्शन क्या है, चतुर्थ अवधारणा। देखिए चतुर्थ अवधारणा में बोहर ने क्या बोला था कि जो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी सतह पे चक्कर लगाते हैं तो उस सतह को क्या बोला जाता है, स्थायी कोश। तो देखिए नाम अब आया है कोश का, पहले कोश नाम ही नहीं था, कोश नाम बोहर ने दिया है। तो चतुर्थ अवधारणा में हम क्या लिख सकते हैं, कोश के बारे में बताया। और क्या बोला बोहर ने कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सतह पे चक्कर लगाते हैं, जहाँ ये चक्कर लगा रहे हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, स्थायी कोश। क्या बोला जाता है, स्थायी कोश। तो क्या वर्ड हो गया, स्थायी कोश। तो देखिए कोश यहाँ से आया है, कोश पहले नहीं था। पहले जो ये चक्कर लगाता था इसे चक्रण ही बोला जाता था, इसे कोश नहीं बोला जाता था। अब हम जो कोश बोलते हैं वो बोहर की ही देन है, ये बोहर ने बताया है कोश कैसे, कोश 1 2 3 4 है वो सब बोहर ने बताया है। तो क्या होता है, कोश स्थायी होता है। फिर देखिए फिफ्थ ABCD। अब देखिए फिफ्थ जो अवधारणा है यानी ई जो अवधारणा है, यानी पंचम अवधारणा। देखिए पंचम अवधारणा में बोहर ने क्या बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है तो प्रत्येक कोश की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है। यानी मान लीजिए ये नाभिक है, ये प्रथम कोश है, ये द्वितीय कोश है, ये तृतीय कोश है। क्या होता है आप लोगों को पता है, इसकी ऊर्जा मान लीजिए E1 है, इसकी ऊर्जा मान लीजिए E2 है, इसकी ऊर्जा मान लीजिए E3 है। क्या है, E3। तो देखिए इन कोश की ऊर्जा फिक्स होती है। E1 की ऊर्जा क्या होगी, फिक्स, E2 की भी क्या होगी, फिक्स, E3 की भी क्या होगी, फिक्स। कभी भी ये एक दूसरे में चेंज नहीं होती है और ना ही ये कभी भी बदलती रहे। जैसे मान लिया कि इसमें चेंज हो जाए या अदर में चेंज हो जाए या कभी किसी भी प्रकार की वैल्यू इधर उधर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये जो ऊर्जा स्तर है, ये जो कोश है, इनकी ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है और सबकी डिफरेंट ऊर्जा होगी। तो ये नाम तो उन्होंने क्या दे दिया था, पहले कोश दे दिया था। फिर उन्होंने देखा कि हर एक कोश की ऊर्जा क्या है, नियत। पंचम अवधारणा में उन्होंने क्या देखा कि हर एक कोश की ऊर्जा क्या है, नियत है। ऊर्जा क्या है, नियत है। तब उन्होंने क्या बोल दिया, ये क्या है, ऊर्जा स्तर है। क्या है, ये ऊर्जा स्तर है। पहले तो क्या नाम दिया था, कोश नाम दिया था।
फिर उन्होंने देखा कि ऊर्जा भी क्या है, सबकी नियत है, कांस्टेंट है, कभी बदलती नहीं है, तो कोस नाम क्यों दिया, हम इन्हें ऊर्जा स्तर भी तो बोल सकते हैं, तो कोस को ही क्या बोल दिया गया, ऊर्जा स्तर बोल दिया गया। तो पंचम अवधारणा में उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है उस स्थान को क्या बोल दिया इन्होंने, ऊर्जा स्तर बोल दिया। और ऊर्जा स्तर क्यों बोला, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। तो पंचम अवधारणा में क्या नाम दिया गया, ऊर्जा स्तर। क्या नाम दिया गया, ऊर्जा स्तर। तो इस प्रकार बोहर की 5 अवधारणाएं क्या होती है, फिनिश होती है। अब हम चलते हैं 6th अवधारणा की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। देखिए, जो 6 नंबर की अवधारणा है, कौन सी 6 नंबर की अवधारणा है, वो इलेक्ट्रॉन, 6 नंबर की जो अवधारणा है, जो लास्ट अवधारणा है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को बताता है कि कब वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और कब वो ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो बोहर ने 6th अवधारणा में क्या बताया, 6th अवधारणा। बोहर ने क्या बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है या ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो वो फोटोन के रूप में क्या करता है, अवशोषण या उत्सर्जन। तो किसके रूप में करता है ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, फोटोन के रूप में। किस रूप में, फोटोन के रूप में। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए, बोहर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं, ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। अब उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ पहुंचते हैं, अब इसे क्या करना है, ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण। ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। फिर देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसे निचले ऊर्जा स्तर में आना है, यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आना है, तो ये ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। क्या करेगा, उत्सर्जन। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो देखिए, क्या बोला हमने, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण क्या होता है, जब निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। उच्च ऊर्जा स्तर में तब क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न की तरफ आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जन कब होगा, उच्च से निम्न की तरफ आएगा, तब क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन और ये जो अवशोषण है वो किस प्रकार होगा। तो देखिए, इस अवशोषण या उत्सर्जन को निकालने के लिए हमें डेल्टा ई निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा ई, यानी ऊर्जा का अंतर, और ऊर्जा के अंतर से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ऊर्जा का जो अंतर होता है वो क्या होता है, E2 माइनस E1 होता है। क्या होता है, E2 माइनस E1। यहाँ पे E2 क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर, और E1 क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, डेल ई। क्या हो जाएगा, डेल ही। और अभी अभी हमने बोला कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन और अवशोषण है वो फोटोन के रूप में होता है। इसके रूप में होता है, फोटोन के रूप में। और आप जानते हैं एक फोटोन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर। किसके बराबर होती है, एच न्यू। तो फॉर्मूला एक और क्या बन जाता है, डेल ई इक्वस टू एच न्यू बन जाता है। और एक फॉर्मूला क्या बन गया, डेल ई इक्वस टू E2 माइनस E1। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या फॉर्मूला बनाया हमने कि कितनी ऊर्जा का अवशोषण या कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ये हमें डेल ई के अंतर से पता लगेगा। डेल ई का अंतर कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1। E2 क्या है, यहाँ पे उच्चतम ऊर्जा स्तर। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, E1 है। ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, दूसरा। तो ये क्या हो गया, E2 हो गया। और ये क्या हो गया, E3 हो गया। ये क्या हो गया, E3 हो गया।
मान लीजिए अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो E2 में था, कहाँ था E2 में, और वो जंप कहाँ कर रहा है E1 में। तो हमें ये ऊर्जा स्तर ही तो चाहिए। इस ऊर्जा स्तर से हमें पता लग जाएगा कि कितना फोटोन उत्सर्जित या कितना फोटोन अवशोषण, ये अंतर ही तो हमें निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है। ये वैल्यू कितनी है E2, ये वैल्यू कितनी है E1। हमें ये निकालना है गैप कि ये कितना जंप करके आया है, इस जंप को निकालना है। और ये जंप किससे आ जाएगा, डेल ई से आ जाएगा, क्योंकि डेल ई क्या हो जाएगी E2 माइनस E1, तो ये डेल ई क्या हो गई E2 माइनस E1 हो गई। अब आप लोग जानते हैं फोटोन का जो ई में अंतर, एनर्जी में अंतर था वो क्या था, फोटोन का एनर्जी से संबंध हम जानते हैं क्या था। देखिए डेल ई बराबर एच न्यू, ये आप लोग पहले से जानते हैं, ये हमने क्वांटम सिद्धांत में भी देखा था। तो ये जो अंतर है वो फोटोन के बराबर हो गया, तो ये और ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये न्यू क्या है, वही फॉर्मूला है न्यू वाला, कौन सा, सी अपॉन लैम्डा। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार क्या था, ये बोहर का परमाणु मॉडल था, जिसमें ये जो सिस्टम अवधारणा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन है वो फोटोन के रूप में होगा। अब फोटोन किस प्रकार से बताना है, जब ऊर्जा का उत्सर्जन या जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो वहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी। ये गैप ही हमें निकालना था, और ये गैप किसके बराबर आएगा, एक फोटोन के बराबर। यानी ये और ये फॉर्मूला दोनों ही आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनमें कोई भी चेंज करके, जैसे हमने क्वांटम सिद्धांत में देखा, किसी भी प्रकार का चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बोहर की सारी अवधारणाएं क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बोहर की अवधारणाओं से रिलेटेड। क्वेश्चन है आप लोगों का, बोहर सिद्धांत लागू नहीं होता। क्या क्वेश्चन है, बोहर सिद्धांत लागू नहीं होता, जिसमें ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है लिथियम +2, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को बताना है कि जो बोहर का सिद्धांत है वो कहाँ पे लागू नहीं होता। जल्दी से सोचिए आप लोग, सबसे पहले 3 बातें जो लिखवाई थी वहीं से आंसर आ जाएगा। जो सबसे पहले लिखवाई थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए बोहर का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता, पहले बताइए लागू कहाँ पे होता है। लागू होता है एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पे। किस पे लागू होता है, एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पे। देखिए कहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे प्लस होता तब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे कोई प्लस नहीं है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बोहर सिद्धांत लागू किस पे नहीं होता है, हीलियम पे। यानी ये ओनली एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज पर ही लागू होगा। एक से ज़्यादा अगर आपने स्पीसीज कर दी तो ये बोहर का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने बोहर सिद्धांत पूरा का पूरा समझ लिया। अब देखिए बोहर सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग बच जाते हैं, यानी एप्लीकेशन बच जाती है कि बोहर सिद्धांत कहाँ कहाँ पे यूज होता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो बोहर का सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमाणु की संरचना के लिए, क्योंकि बोहर के सिद्धांत में क्वांटम और चिरसम्मत दोनों ही क्या है, शामिल है। यानी सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हैं। तो इसके जो उपयोग है बोहर सिद्धांत के वो इम्पोर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा त्रिज्या, वेग
और ऊर्जा, बोहर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, बोहर कक्षा में ऊर्जा कितनी है, वो सब किस में आएगा, बोहर सिद्धांत के उपयोग में आएगा, यानी उसके एप्लीकेशन में आएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि जो बोहर मॉडल होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो देखिए वो होता है क्वांटम सिद्धांत पर और चिरसम्मत पर बेस्ड होता है। फिर दूसरी बात हमने क्या देखी कि जो बोहर का सिद्धांत होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज पर ही लागू होता है। फिर हमने क्या बोला कि जो ये बोहर का सिद्धांत है उसमें 3 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। हमने कूलाम्बिक बल देखा K(Q1Q2)/R², ध्यान रखना है। फिर हमने जो सेकंड फॉर्मूला देखा वो कोणीय संवेग का देखा। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला देखा, वो क्या होता है, mv/r होता है। फिर हमने अपकेंद्रीय बल का देखा। जो हमने वो तीनों फॉर्मूले देखे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और फिर हम कहाँ पे पहुँच गए, बोहर की मुख्य अवधारणाओं की तरफ पहुँच गए। जो बातें हमें पता थी ऑलरेडी कि नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और नाभिक के बाहर की साइड अगर हम देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है, चक्रण के लिए अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल लागू होता है। और जब इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है तो mv/r यानी ये जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π होना चाहिए। क्या होना चाहिए, NH/2π, यानी ये H/2π का क्या होना चाहिए, पूर्व गुणज होना चाहिए, जहाँ पे H क्या था, प्लांक नियतांक था। तो इस प्रकार हमने क्या देख ली, सारी की सारी अवधारणा देख ली। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाली अवधारणा थी जहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन हमने देखा। तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर होता है फिनिश। कल के लेक्चर में हम देखेंगे उपयोग, जिसमें देखेंगे त्रिज्या, वेग और ऊर्जा।